Hello students, how are you? Today I am going to discuss the topic excretion of chapter Life Processes class 10. Now let's start with the topic excretion. So excretion basically in human being there are various metabolic activities takes place and these metabolic activities produces waste, right? So metabolic activities and these metabolic activities are producing the waste material. Now the question is that what type of waste material? So this waste includes ammonia, urea and the uric acid. So there are the three types of nitrogenous waste. So ammonia, urea and uric acid, these are the nitrogenous waste material, and these waste material produced due to the metabolic activities takes place in the human body. Now, so waste, as we simply know, these are the harmful materials. So that's why these waste needs to be removed from the body of the living organism. So any type of waste material that is produced in the human being needs to be removed. अब चाहे वो अमोनिया हो, यूरिया हो, तो यूरिक एसिड हो, सारा का सारा वेस्ट को बॉडी में से रिमूव होना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वेस्ट रिमूव कैसे होता है। सो हियर इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। So this biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body of the living organism, and this removal of waste due to biological activities from the body is known as excretion. तो excretion क्या है कि बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उस वेस्ट को बॉडी से बायोलॉजिकली रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। तो देखिए अब इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं, डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड मटेरियल इनटेक बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब इनटेक करने के बाद क्या हुआ, वो जो वेस्ट है वो बॉडी में एंटर किया, राइट, एंटर हो गया। एंटर के बाद अब उसमें हुआ मेटाबॉलिज्म स्टार्ट। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है वहां जो फूड है, ठीक है, देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा फूड है, फूड बॉडी में एंटर हुआ, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ, उसका वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ बॉडी में, एंड फाइनली दिस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट from the excretory system that present in the human body. So here is the excretion. अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से। तो इन केस ऑफ एनिमल्स द एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड द टिश्यू। तो इसका मेन टास्क क्या है कि क्यों एलिमिनेट हो रहा है, जिससे कि ये बॉडी के अंदर रेगुलेट कर सके बॉडी फ्लूइड को और टिश्यू। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि वेस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक अमोनिया है ना, यूरिक एसिड, यूरिया। तो इसमें जो अमोनिया है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट है। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल। दैट्स व्हाई दिस अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर to release out from the body. On the other hand, uric acid. This uric acid is least toxic in nature. So it eliminates with the minimum loss. Means इसको बॉडी से रिमूव होने के लिए, एलिमिनेट होने के लिए कम पानी की जरूरत है, लेकिन अमोनिया को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो उसी वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाती है कि किस एनिमल में से कौन सा वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से वो डिफ्यूजन की हेल्प से होता है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट का रिमूवल होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो अब यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स होते हैं और उन्हीं ऑर्गन की हेल्प से बॉडी में से वेस्ट रिमूव होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स। तो सबसे पहले हम आ गए एक्वेटिक एनिमल। तो देखिए एक्वेटिक एनिमल्स में आपके आते हैं फिशेस,
ठीक है, और क्या आएंगे, इंसेक्ट्स, सम एम्फीबिया, सो दे आर द एक्वेटिक एनिमल्स। तो अब एक्वेटिक एनिमल की बॉडी से जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है, दैट वेस्ट इज नोन एज द अमोनिया। सो फिशेस, insects, amphibia, so they are excreting the ammonia as a waste material. तो अब ये जो वेस्ट रिमूव हो रहा है बॉडी सरफेस से, ठीक है, गिल्स की हेल्प से, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस एनिमल की बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है, उस एनिमल को हम कहते हैं अमोनोटैलिक एनिमल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोटैलिज्म। तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटैलिज्म एंड द एनिमल्स दोज हु रिलीज दीज टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल आर नोन एज अमोनोटैलिक एनिमल। लेकिन जैसे ही हम एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ आते हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस लेसर टॉक्सिक मटेरियल लाइक यूरिया, like uric acid, ठीक है। So these waste material released from the terrestrial organism, the question is why? Why they produce lesser toxic waste material? The answer is that to conserve the quantity of water in their body, because they are having a limited amount of water as compared to the aquatic organism. तो इसलिए जो terrestrial animals होते हैं वो यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी में से रिलीज करते हैं, जिससे कि वाटर की क्वांटिटी बॉडी में स्टोर हो सके, कंजर्व हो सके, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज द यूरियोटैलिज्म एंड द एनिमल्स आर नोन एज यूरिकोटैलिक एनिमल्स लाइक मैमल्स, एम्फीबिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ हमारे एनिमल्स आ गए जो ड्राई जोन में रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, सम बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। किस फॉर्म में रिलीज करते हैं ये, यूरिक एसिड के फॉर्म में। अब यूरिक एसिड से रिलीज करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सबसे कम लॉस होगा वाटर का, क्योंकि यूरिक एसिड लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द एलिमिनेशन। तो जो बर्ड्स हैं बॉडी का वेट हैवी ना हो, इसलिए यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। रेप्टाइल्स ड्राई जोन में रहते हैं, इसलिए वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग द यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटैलिज्म एंड दीज एनिमल्स आर नोन एज यूरिकोटैलिक एनिमल्स। आप यहां इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस फॉर्म में हमारी बॉडी में ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एंटर करता है प्रोटीन के फॉर्म। अब वो प्रोटीन कन्वर्ट हुआ अमाइनो एसिड में ड्यूरिंग द डाइजेशन। नाउ दिस अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू द अमाइनो ग्रुप। अब ये अमाइनो ग्रुप एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है, स्टोर हुआ और रिलीज किस फॉर्म में हुआ, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अगर इसी अमाइनो ग्रुप को हम बर्ड्स में लेके जाते हैं, इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स में, ठीक है, तो यहां पर ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया। लेकिन मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियंस, फिशेस, दिस वेस्ट मटेरियल रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया। सो द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इन अवर बॉडी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होते हैं। क्रस्टेशियन एनिमल्स, क्रस्टेशियन मीन्स जो हमारे आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के एनिमल्स हैं। तो क्रस्टेशियन में जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर प्रॉन की, तो इसके पास होता है आपका ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, एंटीनल ग्लैंड। मालफिजियन ट्यूब्यूल, इट प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स, cockroaches. Then nephridia. This nephridia is present in the earthworm. Flame cell, protonephridia, they present in the planaria, platyhelminths. Now, this is the most advanced organ, kidney. It present in the vertebrates. तो अब हम बात करते हैं इस पूरे
एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है ना, वर्टिब्रेट मैमल में प्रेजेंट। सो इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, urinary bladder, urethra. So these different organs design excretory system in the human being. तो आप स्टार्ट करते हैं किडनी से। एक किडनी क्या है और कैसे काम करता है। किडनी का जो लोकेशन है हमारी बॉडी में वो होता है इन द एब्डोमिनल रीजन, तो बैकबोन के साइड से, तो either side of the backbone these kidneys are present. एंड अगर हम इसके आइडेंटिटी की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है। अब इनके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है। अब अगर हम वेस्ट की बात करें ह्यूमन बींग्स में तो मोस्टली जो वेस्ट रिलीज होता है वो होता है यूरिया अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। अब ये वेस्ट बॉडी से रिलीज तो हो रहा है लेकिन उस एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंच कहां से रहा है? ब्लड की हेल्प से। तो ब्लड में हमारा वेस्ट है और वो वेस्ट किडनी की हेल्प से बॉडी से फिल्टर होता है और रिलीज होता है। तो अब कितना अमाउंट हमारा ब्लड का हो रहा है फिल्टर उसकी हम बात करते हैं। तो तकरीबन 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनी इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में किडनी हमारा 1100 से 1200 ml तक ब्लड को फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो अभी इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये डायग्राम हमारा बता रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हमने बताया था क्या क्या चीज होती है। इसमें है किडनी, ठीक है। किडनी के बाद हमारा क्या आता है? यूरेटर। तो किडनी हमारा पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। यूरेटर देखिए, यूरेटर हमारा पेयर में प्रेजेंट है। दिस इज द यूरेटर, हियर इज द किडनी, देन दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, हियर इज द यूरेथ्रा। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी में देखिए रेनल वेन प्रेजेंट है, वेना कैवा प्रेजेंट है, एओर्टा है और रेनल आर्टरी। अब इसमें रेनल वेन और आर्टरी का जो फंक्शन है वो क्या है? बेसिकली ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तो एंट्री और एग्जिट मींस ब्लड आ रहा है एओर्टा से और जा रहा है वेन से। थोड़ा सा और जान लेते हैं किडनी के बारे में। तो ब्लड हमारा एओर्टा से एंटर हुआ किडनी में, ठीक है, और उसका जो एंट्री ट्यूब है वो है रेनल आर्टरी। इसके बाद रिटर्न हो जाता है पोस्टीरियर वेना केवा में विद द हेल्प ऑफ द रेनल वेन। तो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें रेनल आर्टरी रेनल वेन है। तो आर्टरी ब्लड को लेकर आ रहा है किडनी के अंदर और रेनल वेन उस ब्लड को वहां से लेके जा रहा है, रिटर्न बैक कर रहा है। अब कुछ सब्सटेंस हैं जो इनिशियली फिल्टर हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम सॉल्ट एंड द मैक्सिमम अमाउंट वाटर। अब इसका जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है एज अ यूरिन फ्लो थ्रू द ट्यूब्स। ट्यूब्स की अगर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि ट्यूब्स क्या है, तो पहले किडनी की हम बात कर लेते हैं। तो किडनी के पास यहां पर नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। दीज नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन यूनिट। दैट्स व्हाई नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया है, बताया भी था कि इसमें रेनल आर्टरीज हैं। तो रेनल आर्टरीज का काम क्या है? रेनल आर्टरीज का काम होता है ब्लड को किडनी में एंटर कराना। तो अब यहाँ पर हमारी ये क्या है? किडनी है, ठीक है। इसी किडनी के पास हमारी रेनल आर्टरी है। तो रेनल आर्टरी क्या करेगी? ब्लड को एंटर होगा और रेनल वेन से ब्लड यहां से रिटर्न बैक होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को समझने के लिए हमने आपको बताया था नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट आर नेफ्रॉन? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, नेफ्रॉन हमने आपको बता दिया क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है? किडनी में जो हमारा नेफ्रॉन का नंबर होता है वो होता है
Approx 1 million nephrons are present, right? And these nephrons are having two parts. दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक पार्ट कहलाता है ग्लोमेरुलस और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स. तो नेफ्रॉन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल. तो ग्लोमेरुलस के पास क्या है? इसके पास है कैपिलरीज का एक बंच जिसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं. तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं ये किस चीज से बना हुआ है? एफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है. जो क्या करता है? एफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में एंटर करा है. तो दूसरा हमारा होता है कि ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है, कैरी अवे हो रहा है, वो होता है हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दो टाइप के आर्ट्रियोल हैं. एफरेंट जिसमें जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस में एंटर हो रही है, और इफरेंट जिसमें ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर हो रहा है, कैरी अप हो रहा है. ठीक है. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रेनल ट्यूब्यूल. रेनल ट्यूब्यूल क्या है? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कैसा होता है? एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल से स्टार्ट. तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो क्या है? बोमन्स कैप्सूल. आप क्वेश्चन है कि बोमन्स कैप्सूल क्या है? कि बोमन्स कैप्सूल अ कप लाइक स्ट्रक्चर. तो बोमन कैप्सूल क्या? कप जैसा स्ट्रक्चर. तो बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस ये दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो वो कहलाता है मार्फिजियन बॉडी. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं. तो हियर इज दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड एंटरिंग इन द ग्लोमेरुलस. इफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड कैरी अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. दिस double membrane structure is known as Bowman's capsule, and Bowman capsule plus this is the glomerulus, tuft of capillary glomerulus, which combinedly known as Malpighian body. At the base of the Malpighian body, here is you can see the renal tubule structure. Now this renal tubule structure starts with the, इससे स्टार्ट होता है proximal कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन में जो रेनल ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट हो रहे हैं. द फर्स्ट ट्यूब्यूल दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये कैसे होती है? ये बहुत कॉइल्ड नेटवर्क होता है. तो माल्फिजियन बॉडी से कनेक्टेड ट्यूब्यूल से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब इसका काम क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल काम होता है रीएब्जॉर्प्शन. तो जो सॉल्ट हमारी ब्लड के थ्रू आए हैं अब वो रीएब्जॉर्ब होंगे. क्या होंगे? रीएब्जॉर्ब होंगे. तो हमारा जो ग्लोमेरुलस था उसमें फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में एंटर करता है. अब ट्यूब्यूल्स में एंटर करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन. तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारा आ गया हेनलेज लूप. ठीक है. दिस हेनलेज लूप इज अ पिन शेप स्ट्रक्चर, इज हैविंग अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. इसके पास दो टाइप की लिंब होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिंब और एक होता है असेंडिंग. तो असेंडिंग लिंब हमारा कंटिन्यू होता है दूसरे ट्यूबुलर रीजन जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या कहलाता है? डीसीटी. तब हमारे ट्यूब्यूल में पहला हो गया पीसीटी, फिर आ गया लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आ गया डीसीटी. अब डीसीटी के पास है एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. इस कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी कनेक्टेड. ठीक है. तो अब यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो फाइनली यूरेटर में जाके ओपन हो जाता है. तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं. तो डायग्राम में ये हमारा क्या हो गया? माल्फिजियन बॉडी है. यहाँ ग्लोमेरुलस है. ठीक है. आर्ट्रियोल है, रेनल आर्टरी. ठीक है. उसके बाद हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, अब रेनल वेन. ठीक है. ये जो हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये आपको क्या लगता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बाद यहाँ स्टार्ट हो गया, दिस इज द डिसेंडिंग लिंब. नाउ यू टर्न एंड दिस इज द असेंडिंग लिंब. नाउ थर्ड इज द distal convoluted tubule, and finally here is the collecting duct. So this is the structure of the nephron.
अब हम बात करेंगे कि भाई यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको पूरा जो रेगुलेट कर रहा है वो करता है नेफ्रॉन। कैसे करता है कि ब्लड ट्रेवल कर रहा है हाई प्रेशर इनटू दीस ट्यूब्यूल। तो ब्लड का प्रेशर हाई है, ट्यूब्यूल में एंटर किया, किसकी हेल्प से? बाय द टक ऑफ कैपिलरीज, जिसको हमने एक टर्म दिया था ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस से जो हाई प्रेशर है वो इन्वॉल्व होती है उसके अंदर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस कि किस तरीके से अब इसमें यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर होना। तो ब्लड एंटर किया हमारा ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टरियोल की हेल्प से, ठीक है। एंटर होने के बाद अब इसमें क्या हाई प्रेशर है, उससे प्रेशर की वजह से होगा इसमें फिल्ट्रेशन। अब जब ब्लड फिल्टर होता है तो वाटर और जो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स होते हैं आउट ऑफ दिस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, ठीक है, और बोमेन्स कैप्सूल। जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो आपके ब्लड में रह जाते हैं एज सच इन द ग्लोमेरुलस। तो देखिए इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कि ब्लड एंटर हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड की एंट्री हो रही है। एंट्री हो रही है किससे? यहाँ ये ब्लड एंटर हुआ और यहाँ पर ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है। ये आपका ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल है। अब इतने स्ट्रक्चर के अंदर होगा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट बचेगा वो हमारा एंटर करेगा रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका? कि जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इसमें प्रेजेंट है उसका रीएब्जॉर्प्शन। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हमें मिला है अब वो फ्लो करता है थ्रू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा हैंडलेस लूप एंड फाइनली रीचेस टू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब जो यूजफुल सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, इन सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रीएब्जॉर्ब होने के लिए। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट है उसके पास है यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर। तो रीएब्जॉर्प्शन से होता क्या है कि यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो सॉल्यूट का इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो वाटर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन से वो इंक्रीज हो गया। अब फिल्ट्रेट में क्या है, जो वाटर है वो दोबारा से फिर रीएब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, किसकी वजह से? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में होता है कि कंसंट्रेशन का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो वाटर और लिक्विड है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो हम जो बात कर रहे थे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तो इसमें अब यहाँ पर ये हो रहा है फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट नाउ ट्यूब्यूल की हेल्प से ब्लड कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन पॉइंट टू द लो कंसंट्रेशन पॉइंट। इसके बाद आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ट्यूब से अब सीक्रेट होगा वेस्ट। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें हमारा क्रिएटिन है, कुछ पोटेशियम आयन है, ठीक है। तो ये सारे आयन रिमूव होते हैं फ्रॉम द ब्लड बाय द हेल्प ऑफ द डीसीटी और किसमें पास हो जाते हैं? पास्ड टू द ब्लड। अब जो यूरिन हमारा फॉर्म हो रहा है वो कलेक्ट होता है फाइनली यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जितना भी इसके अंदर हमारा सीक्रेशन था ट्यूब्यूल से वो सारा हो गया। सीक्रेशन के बाद अब यूरिन जो पास होगा वो कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। अब उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा यूरेटर क्या है। तो यूरेटर क्या है कि जब एक बार यूरिन का फॉर्मेशन हो गया नेफ्रॉन में, ठीक है, तो किडनी को कनेक्ट करती है ट्यूब यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से। उस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर कैसी है? नैरो, व्हाइटिश और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसका मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इट कनेक्ट किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्लैडर ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है। तो कुछ टाइम तक उसमें यूरिन स्टोर होता है और फाइनली जब वो फुल हो जाता है
तो यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन बॉडी में से रिलीज होता है। यूरेथ्रा क्या है? इट इज अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रू विच द यूरिन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। तो आप यहां देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। दिस इज द किडनी, connecting duct ureter, storage part urinary bladder, and the release part, that is the urethra. So this is the complete part of the human